तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हेनरिक हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। पिछले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन की वीडियो में हम लोग इसका जिक्र कर चुके हैं। देखिए, ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ट्रैवल करने की पुष्टि की थी, यानी इसने ये बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक जगह से दूसरी जगह बगैर किसी मीडियम के ट्रैवल कर सकती है। तो कुल मिला के मैक्सवेल की थ्योरी इससे साबित हुई थी। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आप इसके बारे में जान लेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। तो देखिए, इसका अपैरेटस बनाने के लिए हेनरिक हर्ट्ज ने एक स्पार्क गैप ट्रांसमीटर बनाया, क्योंकि वो स्पार्क की वजह से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है, ऐसा मानते थे, राइट। तो इसके लिए उन्होंने इस तरीके का एक सिस्टम तैयार किया जहाँ पे एक इंडक्शन कॉइल है जो कि हाई टेंशन है, जो कि बहुत ज़्यादा लोड जो है वो झेल सकती है। इस कॉइल के अंदर एक लोड लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। इसके आगे इसके एक एंड से एक प्लेट जुड़ी हुई है, ठीक है, और दूसरे एंड से दूसरी प्लेट जुड़ी हुई है। अब कई जगहों पे आपको प्लेट की जगह पे मेटल बॉल्स भी मिल सकते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हों, जहां पर चार्ज स्टोर किया जा सके। वहीं उसके दूसरे एंड पर उन्होंने दो मेटल के छोटे छोटे बॉल्स जोड़ दिए थे, जिसके बीच में एक गैप था जिसको आप लोग स्पार्क गैप कहते हो, जहां पर स्पार्क क्रिएट होगा, ठीक है। अब करना ये था कि इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस करना था, जिसकी वजह से इसके अंदर एक हाई करंट डेवलप हो। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देखिए, ईएमएफ का एक फॉर्मूला होता है, ई का, ई इज इक्वल्स टू माइनस का एल डी आई अपॉन में डी टी, जहाँ पर एल जो होती है वो इस कॉइल की लेंथ होती है, आई जो होता है करंट होता है, टी जो होता है टाइम होता है। तो जब वो इस स्विच को बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए, बिल्कुल छोटे टाइम पीरियड के लिए स्विच ऑन करके स्विच ऑफ करते तो उसके अंदर करंट जाता। अब चूंकि इसका टाइम पीरियड बहुत कम है, अब देखिए, टाइम पीरियड कम होगा, करंट ज़्यादा होगा, तो उसकी वैल्यू हाई होगी डिवाइड करने के बाद, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो लेंथ अगर ज़्यादा है इस कॉइल की, करंट अगर ज़्यादा है और टाइम पीरियड कम है, तो जो ईएमएफ होगा, इंड्यूस होगा, उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी डेफिनेटली। भाई, सोचने वाली बात है कि ये टी की वैल्यू कम है, आई की ज़्यादा है, लेंथ की ज़्यादा है, तो ईएमएफ भी ज़्यादा क्रिएट होगा। इससे आपको पता चल रहा है कि जो ईएमएफ की वैल्यू है वो इस कॉइल की लेंथ पर डिपेंड करती है और उसके करंट पर डिपेंड करती है, राइट। तो ये जो करंट है इन प्लेट्स में भी पहुंचेगा, ये भी चार्ज होंगी, तो इन द एंड जाकर के जब वो इन छोटे छोटे जो मेटल के बॉल्स हैं इन तक पहुंचेगा, तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अब टाइम के साथ साथ ये पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज़्यादा बढ़ता गया कि इनमें से एक बॉल जो था वो नेगेटिव था, एक पॉजिटिव था, दोनों एक दूसरे को खींचना भी चाह रहे थे, अट्रैक्ट भी करना चाह रहे थे। तो एक टाइम ऐसा आया कि इनके बीच की जो एयर थी वो भी आयनाइज्ड हो गई, और उस आयनाइज्ड एयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी आयनाइज्ड एयर का जो पार्टिकल थे, उनकी वजह से इस चार्ज ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर लिया, जिसको आप लोग स्पार्क कहते हो। इस गैप के अंदर स्पार्क क्रिएट हो गया। अब मजे की बात ये थी, ये तो पहला पार्ट था। दूसरी तरफ जो रिंग रखी हुई थी जिसके अंदर सेम ऐसे ही 2 बॉल्स थे, उसके अंदर भी एक बॉल से दूसरी बॉल तक जो स्पार्क है वो ट्रेवल कर गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये जो रिंग है, इसमें से एक बॉल से दूसरे बॉल में जो भी इलेक्ट्रॉन, जो भी चार्ज जो है वो ट्रेवल करके गया है, उसको ट्रेवल करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। ये बगैर एनर्जी के कैसे होगा। अब इस पहले वाले सिस्टम के अंदर तो लोड भी लगा हुआ है, कॉइल भी लगी हुई है, तो इसकी वजह से ठीक है, हमने मान लिया कि चार्ज इसके अंदर तो ट्रेवल कर गया, स्पार्क क्रिएट हो गया। लेकिन इस रिंग के अंदर कोई एनर्जी चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जो भी स्पार्क क्रिएट हुआ है। तो मैक्सवेल की जो थ्योरी थी, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलेट करता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीलेट करता है, तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर निकालता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो हेनरिक हर्ट्ज ने ये कहा कि जब यहाँ से स्पार्क एक बॉल से दूसरे बॉल तक जाता है, तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर निकालता है, और उसकी वजह से इस दूसरे वाली जो रिंग है, इसमें जो बॉल है उसको एनर्जी मिलती है, जिससे वो भी स्पार्क को एक जगह से दूसरी जगह भेज देता है। तो इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको किसी तरीके के मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करती है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करती है, जिसकी वजह से एनर्जी कैरी होती है और वो आगे बढ़ती है। तो इस तरीके से मैक्सवेल की थ्योरी बिल्कुल सही है। अब उनके इसी एक्सपेरिमेंट को आगे चल के मॉडिफाई किया गया, जिसके अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ की जो भी वेव थी उनको भेजा गया। और वो कैसे होगा, आप अपने ये जो लोड है, जो भी सर्किट है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखो, तो इससे कम फ्रीक्वेंसी की या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव्स भी भेजी जा सकती हैं, ठीक है। तो इससे
ये चीज़ क्लियर हुई कि मैक्सवेल की जो थ्योरी थी वो बिल्कुल सही थी, और इसी के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि ऑक्सीलेशन पर सेकंड, उसकी जो यूनिट है, ऐसा यूनिट हर्ट्स के नाम पे रखी गई। तो फ्रेंड्स, ये था हर्ट्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सबसे प्राइमरी एक्सपेरिमेंट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट भी था। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो, इसके अंदर आपको कोई क्वेरी नहीं आई हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेरी आती है, कोई समस्या आती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।